डियर स्टूडेंट्स, आज हम आपको बीएससी सेकेंड ईयर के पेपर सेकंड की यूनिट थर्ड का अंतिम टॉपिक डिफरेंट टाइप ऑफ प्रेगनेंसी इनिवेशन मेथड्स एंड देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड इफ़ेक्ट के बारे में डिटेल्स में बताएंगे। इससे पहले हमने इसी यूनिट के दूसरे टॉपिक्स जैसे हार्मोनल कंट्रोल ऑन मेंस्ट्रुएशन साइकिल, इम्प्लांटेशन, प्रेगनेंसी एंड लैक्टेशन के बारे में पिछले वीडियोज में बताया था। तो आज हम विभिन्न प्रकार के गर्भ निरोधक, उनका संगठन और उनका शरीर पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन कराएंगे। परिवार नियोजन आज की ही कोई नवीन विचारधारा नहीं है। अनादिकाल से व्यक्ति घर में बच्चों की संख्या सीमित करने हेतु प्रयत्नशील रहा है, परंतु इन व्यक्तियों द्वारा परिवार नियोजन के जो साधन प्रयुक्त किए जाते थे वे संभवतः आज के साधनों की अपेक्षा कहीं अधिक भयंकर होते थे। अनचाहे बच्चों का वे बहुधा शिशु अवस्था में ही मार देते थे, परंतु कुछ समय बाद लोगों की यह ज्ञान हुआ कि जन्म लेने के पश्चात नष्ट करने की अपेक्षा उसे जन्म लेने से पूर्व ही नष्ट करना अधिक अच्छा होगा। इसके परिणामस्वरूप गर्भपात एबॉर्शन प्रचलन में आया, परंतु मनुष्य के ज्ञान में वृद्धि होने पर एवं प्रजनन इंस्टीट्यूट के शरीर विज्ञान के संबंध में ज्ञान वृद्धि होने के कारण यह ज्ञान हुआ कि परिवार को नियोजित करने हेतु गर्भधान पर नियंत्रण किया जा सकता है। गर्भधान की स्थिति ही उत्पन्न नहीं होगी तो संतान उत्पत्ति का प्रश्न ही नहीं होगा। इस प्रकार सार्वत्रिक बुद्धितापूर्ण, अत्यधिक विवेकशील और मानवतापूर्ण विधि परिवार नियोजन हेतु प्रचलन में आई। संतान उत्पत्ति करना प्रत्येक दंपति की इच्छा होती है। गर्भ निरोधक विधियों का उपयोग करने का तात्पर्य यह कभी नहीं है कि दंपति की संतान उत्पत्ति की इच्छा का दमन किया जाए। इससे संतान उत्पत्ति समय तथा संख्या को नियंत्रण एवं नियमित किया जाता है। गर्भ निरोधक विधियों के उपयोग से संतान उत्पत्ति संयोग की बात नहीं रहती, स्वेच्छा एवं नियोजित ढंग से की जाती है। इस प्रकार की संतान चाहिए हुई होती है तथा उनका भरण पोषण बड़े चाव से होता है और इसका रिजल्ट यह रहता है कि स्वच्छ बच्चे होते हैं। परंतु यह तथ्य स्पष्ट हो गया कि मानव के लैंगिक संबंध को केवल संतान उत्पत्ति के लिए ही सीमित नहीं किया जा सकता, क्योंकि लैंगिक संबंध शारीरिक और आध्यात्मिक एकता में योग देते हैं तथा स्त्री और पुरुष में संतुलन बनाए रखते हैं। परंतु इच्छा के विरुद्ध बार बार गर्भधारण क्रिया चलते रहने पर यह संतुलन शीघ्र ही भंग हो जाता है। प्रेगनेंसी में मासिक स्राव तथा अंडाशय से अंडाणु के विमुक्त होने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, लेकिन संतान उत्पत्ति के पश्चात जब ये क्रियाएं अपना कार्य करना प्रारंभ कर देती है तो गर्भधान की संभावना पुनः उत्पन्न हो जाती है। पोषण अवधि और शारीरिक रचना संबंधी तत्वों के अनुसार संतान उत्पत्ति के पश्चात पुनः मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होने का समय 2 से 6 माह तक का होता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होने का अर्थ यह नहीं कि अंडाणु के विसर्जन व परिपक्वन होने की प्रक्रिया भी प्रारंभ हो गई है। कई स्त्रियां ऐसी होती है जो संतान उत्पत्ति के पश्चात मासिक स्राव प्रारंभ होने से पूर्व ही गर्भधारण कर लेती है, जबकि कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती है जो मासिक स्राव प्रारंभ हो जाने के कई महीने बाद में गर्भधारण करती है। इसलिए संतान उत्पत्ति के पश्चात जब लैंगिक संबंध स्थापित किए जाएं, तभी से गर्भ निरोधक साधना, मेथड ऑफ प्रेगनेंसी इनिवेशन का उपयोग किया जाना चाहिए। गर्भ निरोधक विधियों का प्रमुख रूप से 2 प्रकार में डिवाइडेशन किया जाता है। नंबर 1 टेम्परेरी मेथड, नंबर 2 परमानेंट मेथड। टेम्परेरी मेथड में हम इसको भी कई भागों में डिवाइड कर लेते हैं, जैसे कि व्यवहार संबंधी विधियाँ, जिसमें ब्रह्मचार्य या आत्मसंयम, मैथुनल बैरियर, सुरक्षा काल, प्राकृतिक परिवार नियोजन। टेम्परेरी मेथड का ही जो दूसरा पार्ट है वो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ड्यूस विधि, वर्तिका विधि, टैबलेट्स, जेली एवं क्रीम, फोम पाउडर, इसी के ही टेम्परेरी मेथड की
तीसरी जो विधि है वो मैकेनिकल मेथड, जिसमें कि निरोध, डायफ्राम और सर्विकल कैप, गर्भाशय के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र, शरीर विज्ञान संबंधी विधियां भी इसी के अंतर्गत आती है, जो कि मुख द्वारा प्रयुक्त होती है। मिश्रित विधियां, जिसमें क्रमिक गोलियां, सूक्ष्म गोलियां, माइक्रोपिल, मंद गति से मुक्त मिश्रण, और इसी में ही पश्च गर्भाधान विधि भी आती है, जिसमें मासिक धर्म नियमन, मासिक धर्म आगमन, गर्भ समापन और बर्थ को कंट्रोल करने वाली वैक्सीन, टीके आदि आते हैं। अब बताते हैं हम परमानेंट मेथड, जिसके अंदर वंध्यीकरण, जिसमें शुक्र वाहिका छेदन और डिम्ब ग्रंथि विच्छेदन। अब हम यहाँ पर डिटेल में जो टेम्परेरी मेथड है उसके बारे में आपको बताते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है व्यवहार संबंधी विधियाँ। व्यवहार संबंधी विधियों में नंबर 1 पर है ब्रह्मचार्य, आत्मसंयम। ब्रह्मचार्य का उपयोग गर्भ निरोधक हेतु किया जाता है, परंतु यह विधि सामान्य रूप से प्रचलित नहीं है। कुछ दंपति ऐसे होते हैं जो सहवास से पहले अपने को कई महीनों, यहाँ तक कि कई वर्षों तक वंचित रखते हैं। गर्भाधान को रोकने की यह अत्यधिक प्रभावपूर्ण विधि है, परंतु इस विधि का उपयोग एक सामान्य एवं व्यापक रूप से परामर्श योग्य नहीं है, क्योंकि प्रथम तो ये घनिष्ठ रूप से साथ साथ रहने वाले पति पत्नी अपने को यौन संबंधों से वंचित नहीं रख सकते। दूसरे, शरीर विज्ञान और मनोवैज्ञानिक दृष्टि से ब्रह्मचर्य का पालन एक लंबी अवधि तक करना सूटेबल नहीं है। जो पति पत्नी एक दूसरे को घनिष्ठ प्रेम करते हैं, यदि वे यौन संबंधों से वंचित रहे तो इनके परिणाम स्वरूप उनके शारीरिक व संवेगात्मक तनाव उत्पन्न हो जाएंगे, जिससे कि दाम्पत्य जीवन में असमंजस एवं विरोध उत्पन्न हो जाने की संभावना हो जाती है। संतोषप्रद एवं स्वस्थ दाम्पत्य जीवन के लिए संतोषजनक यौन संबंध बनाए रखना भी आवश्यक होता है। जो टेम्परेरी मेथड में दूसरा तरीका है वो है मैथुन बैरियर। इस विधि में सहवास की प्रक्रिया में वीर्य स्खलन से पूर्व ही पुरुषेंद्रियों को स्त्री जनेंद्रियों से बाहर निकाल लिया जाता है, ताकि वीर्यपात स्त्री जनेंद्रिय के अंदर न हो सके। परंतु यह गर्भ निरोधक की विधि संतोषजनक विधि नहीं है, और इसके अलावा यह विधि अत्यधिक विश्वसनीय भी नहीं है। नंबर 3, सेफ पीरियड। स्त्री के रक्तस्राव माह में उर्वरता एवं बंध्यता के मध्य एक तालमेल होता है, तथा इस चक्र के कुछ निश्चित दिनों में ही गर्भधारण संभव हो पाता है। इस अवधि में सहवास करने पर गर्भधारण नहीं होता। यह अवधि ही सुरक्षा काल के नाम से ही जानी जाती है। सामान्यतः स्त्रियों के मासिक स्राव प्रति 28वें दिन होता है। यदि मासिक धर्म का यह चक्र है तो अनुमानतः पूर्व के मासिक धर्म में से 13वें, 14वें, 15वें दिन ओवुलेशन होता है। इस अवधि में 3 दिन पूर्व में तथा 3 दिन बाद में जोड़ देने से स्पर्म के जीवित रहने की शंका समाप्त हो जाती है। स्त्री का उर्वरक काल मासिक धर्म के 10वें दिन से 18वें दिन तक होता है। इस अवधि में किसी भी दिन सहवास करने से गर्भ स्थिर हो सकता है। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के प्रथम दिवस में 10वें दिन तक तथा 19वें दिन से अगला मासिक धर्म प्रारंभ होने तक गर्भधारण की संभावना नहीं रहती। यही काल सेफ पीरियड कहलाता है। सुरक्षा काल के पालन की विधि की सफलता मासिक धर्म की नियमितता पर निर्भर करती है। यदि मासिक धर्म चक्र अनियमित है तो सुरक्षा काल का निर्धारण करना कठिन हो जाता है। गर्भ निरोधक के उक्त स्वाभाविक विधियों का अलावा अन्य कृत्रिम विधियां भी प्रचलित है। स्त्री व पुरुष दोनों के लिए पृथक पृथक विधियां प्रचलित है। अब इसी में ही टेम्परेरी मेथड में ही परिवार, जो 4th नंबर की विधि है वो है परिवार नियोजन की प्राकृतिक विधि। इन प्राकृतिक विधियों के अंतर्गत और 3 मेथड प्रचलित है, जिसमें नंबर 1 है सर्विकल सलेस्मिक झिल्ली विधि। यह विधि भी इस निरीक्षण पर निर्भर करती है कि ओवुलेशन काल में सर्विकल सलेस्मिक झिल्ली स्वच्छ एवं जलयुक्त रहे। और इसी में ही सिस्टोथर्मिक विधि, जिसके अंदर
ओव्यूलेशन के पश्चात स्त्री के टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है, जिस कारण सर्विकल झिल्ली तथा डिंब प्रणाली में कुछ परिवर्तन होते हैं, जिन्हें स्त्री के प्रजनन काल के समय पहचाना जाता है। और बेस्टियल बॉडी टेम्परेचर, इसमें भी डिंबोत्सर्ग के समय बॉडी का टेम्परेचर में वृद्धि हो जाती है। और इस मेथड से सर्विकल झिल्लियों पद्धति सर्वाधिक सरल होती है। इन विधियों में सबसे ज़्यादा सर्विकल झिल्ली पद्धति सर्वाधिक सरल होती है, जिससे महिला को सिखाया जा सकता है। अब है टेम्परेरी मेथड के अंदर नंबर 2 पे केमिकल मेथड। केमिकल मेथड में ड्यूस विधि गर्भनिरोध हेतु व्यापक रूप से प्रयुक्त की जाने वाली रासायनिक विधि ड्यूस विधि होती है। इस विधि में स्त्री वेजाइना से वीर्य संबंधी द्रव्य पदार्थ की सहवास के बाद निकाला जाता है। यदि गर्भाशय में प्रवेश प्राप्त करने से पूर्व ही शुक्राणुओं को ड्यूस विधि द्वारा निकालकर नष्ट कर दिया जाए तो गर्भधान नहीं होगा, परंतु इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि ड्यूस की क्रिया सहवास करने के तुरंत बाद में ही संपन्न होनी चाहिए। देर होने पर शुक्राणु गर्भाशय में प्रविष्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। नंबर 2 वर्तिका विधि। इसमें एक या एक से अधिक रासायनिक तत्वों को नारियल के तेल, जेलेटिन अथवा अन्य किसी ऐसी आधारीय वस्तु में मिश्रित करके बनाया जाता है, जो कि सामान्य ताप पर जम जाती है परंतु शरीर के ताप पर पिघल जाती है। जब वर्तिका को स्त्री योनि में रखा जाता है तो यहाँ पिघलकर रासायनिक तत्वों को फैला देती है, और ऐसा मान्यता है कि तेलीय पदार्थ गर्भाशय के छिद्र पर एक चिकनी परत जमा देता है तथा केमिकल पदार्थ के कारण शुक्राणु का गर्भाशय में प्रविष्ट होने के मार्ग में बाधा उत्पन्न कर देता है। लेकिन यह एक पूर्णतः विश्वासपूर्ण विधि नहीं है। नंबर 3 टैबलेट्स एंड पाउडर। टैबलेट्स एंड पाउडर के रूप में रासायनिक गर्भ निरोधकों का उपयोग किया जाता है। गोलियां वेजाइना में घुसकर एक प्रकार की गैस उत्पन्न करती है, जिससे कि झागयुक्त पदार्थ बन जाता है, और यह झागयुक्त पदार्थ रासायनिक एवं यांत्रिक गर्भ निरोधक का कार्य करता है। गोली को घुलने के लिए योनि में कुछ नमी होना आवश्यक है, परंतु कभी कभी स्त्री योनि में विद्वान नमी जो वो होती है अनसफिशिएंट होती है, और यह देखा गया है कि आधे घंटे बाद भी गोलियां डिजोल्व नहीं होती। यदि गोलियां घुली भी है तो उनका झागयुक्त पदार्थ इतनी शीघ्रता से समाप्त हो जाता है कि उसका शायद ही कोई प्रभाव पड़ता है। इससे कभी कभी खुश्कियाँ भी उत्पन्न हो जाती है वेजाइना की जो वॉल के अंदर, और इसके कारण कभी कभी कष्ट भी उत्पन्न हो जाते हैं। नंबर 4 पे है जेली एवं क्रीम। उपलब्ध रासायनिक गर्भ निरोधक में जेली एवं क्रीम सर्वाधिक उपयुक्त होती है, क्योंकि ये स्वयं ही अर्धठोस चिकनाई युक्त होते हैं। इन्हें घुलने की आवश्यकता नहीं होती। इसके अलावा ये योनि नलिका तथा गर्भाशय के द्वार पर फैलकर उन्हें चिकना बना देती है। शीघ्र ही नष्ट होने वाले ऐसे ट्यूब में रखे जाते हैं, जिनमें से एक विशिष्ट प्रकार की नोजल होती है, और नोजल को योनि में प्रविष्ट कर देते हैं, और ट्यूब को दबाने पर उसमें से जेली निकलकर योनि नलिका में फैल जाती है। योनि में जेली के निर्धारित मात्रा में प्रविष्ट कराने हेतु एक उपकरण होता है, उसका उपयोग किया जाता है। कोई भी जेली अथवा क्रीम पूर्णतः विश्वसनीय नहीं होती। नंबर 5 पे है फोम पाउडर। यह फोम उत्पन्न करने वाला पाउडर होता है। इस पाउडर में साबुन का अंश नहीं होता। यह स्पंज की सहायता से प्रयुक्त किया जाता है। इसमें फोम उत्पन्न करने वाला पदार्थ मिश्रित होता है। नमी तथा रगड़ की उपस्थिति में फोम उत्पन्न हो जाते हैं। पहले स्पंज को नमीयुक्त कर लिया जाता है, फिर उसके ऊपर थोड़ा सा फोम पाउडर डाल दिया जाता है। उसे अंगुलियों में रगड़कर फोम उत्पन्न करते हैं। उसके पश्चात ही उसे वेजाइना में प्रविष्ट करा देते हैं। ऐसा विश्वास किया जाता है कि फोम स्पर्म की प्रकृति में केमिकल एवं मैकेनिकल बैरियर के रूप में कार्य करता है, और यह विधि सरल एवं सस्ती होती है, परंतु पर्याप्त रूप से विश्वसनीय सिद्ध नहीं होती। अब आता है फिजिकल मेथड, यांत्रिक विधियाँ। यांत्रिक विधियों में उपयुक्त रासायनिक गर्भनिरोधक साधनों एवं वस्तुओं के अलावा कुछ मैकेनिकल गर्भनिरोधक विधियाँ भी हैं। ये गर्भाशय के द्वारा ये साधन गर्भाशय के द्वार को ब्लॉकेज कर देते हैं, ताकि स्पर्म वेजाइना से गर्भाशय में प्रविष्ट नहीं हो सके। और ये निम्न प्रकार से
होते हैं। नंबर 1, निरोध। यह पुरुषों द्वारा प्रयुक्त सर्वाधिक लोकप्रिय विधि है। यह परिवार नियोजन की प्रभावी एवं सरल एवं अचिकित्सीय विधि है। इस विधि में सहवास के समय पुरुष जनेंद्रियों पर कॉन्डोम के रूप में एक आवरण प्रयुक्त किया जाता है और यह आवरण 2 उद्देश्यों की पूर्ति करता है। प्रथम तो वीर्य का संग्रह गर्भाशय में नहीं होने देता और परिणाम स्वरूप गर्भ का निरोध होता है। दूसरे, पुरुष जनेंद्रियां आवरण से ढकी रहने के कारण संक्रमण और आदि रोगों से सुरक्षा भी होती है। यह विधि सरल, सस्ती एवं सुरक्षित होती है। यह विधि भी पूर्णतः विश्वसनीय नहीं है क्योंकि कभी कभी सहवास की अवधि में निरोध फट जाता है तो इसमें बारीक पोर हो जाते हैं, इसलिए इसकी उपयोगिता नष्ट हो जाती है। नंबर 2 पे है डायफ्राम तथा सर्विकल टोपी, सर्विकल कैप। डायफ्राम को योनि में कर्ण रेखावत लगाया जाता है। ये मुलायम रबर तथा नमीय धातु की स्प्रिंग परिधि के चारों तरफ लगी होती है। इसका आकार अर्धगोलाकार होता है। डायफ्राम लगभग 20 विभिन्न आकारों के होते हैं। किस फीमेल को किस आकार का डायफ्राम चाहिए, इसका डिटरमिन स्त्री जनेंद्रियों के परीक्षण करने पर ही हो सकता है। डायफ्राम को लगाना व निकालना कठिन कार्य नहीं है। कोई भी फीमेल इस कार्य को सरलता से कर सकती है। इसे प्रयुक्त करने से पूर्व लगभग आधा चम्मच गर्भ निरोधक जेली अथवा क्रीम लगाकर चिकना कर लिया जाता है ताकि उसे सरलता से लगाया व निकाला जा सके। इसे सहवास करने से पर्याप्त समय पूर्व अथवा ठीक थोड़ी देर पूर्व इंजेक्ट किया जा सकता है। सहवास के बाद कब तक लगाए रहे या पूर्णतः स्त्री की सुविधा के ऊपर निर्भर करता है, परंतु सहवास के तुरंत बाद निकाल दिया जाए तो निकालने से पूर्व व बाद में योनि को भली प्रकार यूज़ करना चाहिए। जहाँ डायफ्राम का उपयोग नहीं किया जा सके वहाँ कैप का उपयोग किया जाना उचित होता है। यह कैप गर्भाशय की ग्रीवा पर रखी जाती है और यह कैप बहुधा रबर की बनी होती है, विभिन्न आकार की प्राप्त होती है और किसी भी चिकित्सक के द्वारा आकार के अनुसार कैप का चयन किया जा सकता है। इसके पश्चात ही स्त्री को इसे लगाने की और हटाने का प्रशिक्षण भी लेना चाहिए। अब है गर्भाशय के अंदर प्रयुक्त किए जाने वाले यंत्र। कुछ यंत्र ऐसे हैं जिन्हें हम बटन कह सकते हैं, किसी धातु अथवा रबर के बने होते हैं जिन्हें गर्भाशय की ग्रीवा की ट्यूब में रख दिया जाता है तथा उन्हें वहाँ लंबी अवधि तक रखा रहने दिया जा सकता है, लेकिन ये कभी कभी कष्टदायक भी होता है। जैसे कि सिल्वर रिंग। कुछ वर्षों से पूर्व एक छोटा सा लचीला सिल्वर का एक छल्ला प्रचलन में आया था। इस छल्ले को गर्भाशय की ग्रीवा में प्रयुक्त किया जाता था। इस पद्धति का अनुमानित लाभ यह था कि बटन की अपेक्षा यह कम हानिकारक था, परंतु इसके परिणाम भी अधिक संतोषजनक और विश्वसनीय सिद्ध नहीं हुए। आदर्श गर्भनिरोध। आदर्श गर्भनिरोध वह है जो कि हानिकारक न हो, जिससे कि हस्बैंड और वाइफ किसी को भी किसी भी दृष्टि से हानि न हो। अंत में यह विधि सभी को स्वीकार्य होनी चाहिए, अर्थात प्रयुक्त करने वाले आवश्यकता अनुसार उसके एडेप्टेड होने चाहिए। अर्थात यह कि गर्भ निरोधक विधि सरल, व्यवहारिक, सस्ती, प्रयुक्त करने में सौंदर्य बोध को किसी भी प्रकार की ठेस पहुंचाने वाली न हो, ऐसी आदर्श विधि को कोई भी प्रतीत नहीं होती। इसलिए इस दिशा में विकास की आवश्यकता है। मिक्स मेथड, मिश्रित विधियों में इसके अंतर्गत रासायनिक और यांत्रिक दोनों ही विधियों का उपयोग किया जाता है, यथा डायफ्राम एवं जेली, शारीरिक प्रयुक्त विधि, निरोध एवं फोम टैबलेट आदि। मैकेनिकल मेथड के साथ साथ केमिकल मेथड का प्रयोग करने के कारण इनकी प्रभावपूर्णता बढ़ जाती है। 5 नंबर पर है शरीर विज्ञान संबंधी विधियाँ। मुक्त द्वारा प्रयुक्त मिश्रित गोलियाँ, पिल। एक गोली में 0.05 मिलीग्राम ओस्ट्रोजन तथा 1 मिलीग्राम या इससे भी कम प्रोजेस्टेरोन का प्रयोग किया जाता है। यह गोली मुख के द्वारा मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होने के 5वें दिन से 21वें दिन तक दी जाती है। इन्हें देने से ओवुलेशन की क्रिया नहीं होती। यह सर्वाधिक प्रभावी विधि होती है। इन गोलियों का प्रयोग करने से प्रभावी प्रजनन शक्ति पर विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता। नंबर 2 पे है क्रमिक गोली। इस गोली में केवल ओस्ट्रोजन होता है और यह गोली मेंस्ट्रुएशन साइकिल प्रारंभ होने के 5वें दिन से 14वें से 16वें दिन तक दी जाती है। इसके तुरंत बाद 5 या 7 दिन तक उक्त वर्णित गोली भी दी जानी चाहिए। मिश्रित गोलियों की अपेक्षा ही कम विश्वसनीय होती है तथा इसके दुष्परिणामों का भी भय रहता है।
और जो डेवलप कंट्री है वो इसका उपयोग कम करने लग गए हैं आजकल। सूक्ष्म गोली माइक्रोपिल, इस प्रकार के उपचार में प्रोजेस्टेरोन की न्यून मात्रा से बनी गोली का प्रयोग 30 दिन तक किया जाता है। इसका प्रयोग मेंस्ट्रुएशन साइकिल में भी किया जाता है। इनका विपरीत प्रभाव भी नहीं पड़ता, इसका केवल स्थानीय प्रभाव पड़ता है। नंबर 4 पर है मंद मुक्ति मिश्रण। दैनिक गोली खाने का कार्य असुविधाजनक है, इसलिए बीच बीच में लंबे समय तक प्रभाव डालने वाली गर्भ निरोधक गोलियां आदि का प्रयोग किया जाने लगा है, जिसमें 1 माह में 1 बार ली जाने वाली गोली, प्रोजेस्टेरोन इंजेक्शन और सब कॉन्टिन्यूम कैप्सूल, जो कि एक लंबे समय तक अपना इफेक्ट बनाए रखती है। अब है हमारा लास्ट जो पॉइंट है वो है पश्च गर्भाधान विधि, जिसके अंतर्गत गर्भ स्थित होने के बाद इनका प्रयोग किया जाता है। ये निम्नलिखित होती है। नंबर 1, मासिक धर्म नियमन, मेंस्ट्रुएशन रेगुलेशन। गर्भ निरोध की यह अपेक्षाकृत सरल विधि होती है। निर्धारित मासिक धर्म न होने के 6 से 14 दिन पश्चात तथा गर्भधारण परीक्षण कराकर ही इस विधि का प्रयोग किया जाए। इस विधि के द्वारा गर्भाशय के पदार्थ को निष्कासित किया जाता है। नंबर 2, मासिक धर्म आगमन, मेंस्ट्रुअल इंडक्शन। यह नवीनतम विधि है। इसमें प्रोस्टाग्लैंडिन F2 का 1 से 5 मिलीग्राम घोल गर्भाशय में प्रयोग किया जाता है। इसके प्रयोग के कुछ ही मिनट बाद बैठे बैठे ही गर्भाशय में संकुचन प्रक्रिया होने लगती है तथा 3 से 4 घंटे बाद में रक्तस्राव होने लग जाता है तथा 7 से 8 दिन तक रक्तस्राव होता रहता है। नंबर 3, गर्भ समापन एबॉर्शन। सैद्धांतिक दृष्टि से गर्भ समापन वह प्रक्रिया है जिसमें भ्रूण के विकास से पूर्व ही गर्भपात करा दिया जाए। गर्भ स्थित होने के प्रथम 8 सप्ताह तक गर्भपात खतरनाक नहीं होता। इसके पश्चात गर्भपात जितना डिले होता है उतना ही खतरे बढ़ जाते हैं और भारतीय कानून के अनुसार 20वें सप्ताह तक गर्भपात कराया जा सकता है। गर्भपात स्वाभाविक भी हो सकता है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 60 लाख गर्भपात होते हैं। इनमें से 40 लाख कराए जाते हैं तथा 20 लाख स्वाभाविक होते हैं। नंबर 4 पर जन्म नियंत्रण टीके। इस प्रकार के टीके अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्थान दिल्ली के द्वारा तैयार किए गए हैं। इस टीके को लगाने से टिटनी से भी सुरक्षा रहती है एवं इससे मासिक धर्म की नियमितता पर भी कुप्रभावित नहीं होती। अब है परमानेंट मेथड। स्त्री और पुरुष की संतानोत्पत्ति की क्षमता को स्थायी रूप से रोकने की भी विधियां प्रचलित है, जिसमें वंध्यीकरण, शल्य क्रिया द्वारा गर्भ निरोधक किया जा सकता है। शल्य क्रिया द्वारा पुरुषों के शुक्राणु को कृत्रिम रूप से अवरुद्ध करने के लिए शुक्राणु विसर्जन मार्ग को बंद कर दिया जाता है तथा स्त्री के अंडाणु को अंडाशय डिंब ग्रंथि से निकलने को रोक दिया जाता है। इस क्रिया को हम वंध्यीकरण कहते हैं। इसमें नंबर 1 पर है वेसेक्टोमी। पुरुषों के वंध्यीकरण में अनेक शुक्र वाहिकाओं को अवरुद्ध कर दिया जाता है। शुक्राणु को बाहर निकलने के लिए उसे शुक्राशय में होकर गुजरना पड़ता है तथा यह शुक्राशय टेस्टिज में से गुजरकर मूत्र नली में आ जाती है। यदि इन ग्रंथियों को काट दिया जाए तो शुक्राणु निकल नहीं सकेगा और इस शल्य क्रिया को हम वेसेक्टोमी कहते हैं, क्योंकि शुक्राशय में श्वेत धातु पदार्थ को विसर्जित होगा तथा प्रोस्टेट में स्खलन प्रक्रिया को भी संपन्न होगी। परंतु जब श्वेत धातु पदार्थ में शुक्राणु उपस्थित नहीं होंगे तो परिणामस्वरूप व्यक्ति उर्वरक शक्ति रहित हो जाएगा और यह ऑपरेशन भी बहुत ही सिंपल होता है। नंबर 2 पे है डिंब ग्रंथि विच्छेदन। शल्य क्रिया द्वारा स्त्री की प्रजनन शक्ति को नष्ट करने के लिए ही उसकी जो दाहिनी नली को बंद कर दिया जाता है। जब इन नलियों को काटकर बंद कर दिया जाता है तो अंडाशय के अंडाणु निकलकर गर्भाशय में नहीं पहुंच सकते हैं और ना ही शुक्राणु ही अंडाणु तक पहुंच सकता।